नमस्ते, मैं नरेंद्र दुबे, सागर मध्य प्रदेश से। आज हम सीरीज जो हमारी चल रही है, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, आज उसका अंतिम पार्ट हम देखते हैं और देखेंगे कि शिवाजी के बाद उनके पुत्र ने किस तरह से शासन किया और उनकी मृत्यु कैसे हुई। यही सब आज हम डिस्कस करेंगे। एक कहानी की तरह सभी लोग इसको सुने और याद रखें हमारे छत्रपति शिवाजी के बलिदान को, उनके किए गए प्रयास को और उनके किए गए नेतृत्व को, जो हमारे लिए आज आवश्यक है। प्रत्येक विद्यार्थी को, हमारे देश के प्रत्येक बच्चे को शिवाजी जैसा बनने का प्रयास करना चाहिए। तो आगे बात करते हुए देखते हैं आगे मृत्यु और उत्तराधिकार। आज शिवाजी को विष दिलाने के बाद शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 में हुई। उस समय शिवाजी के उत्तराधिकार संभाजी को मिले। संभाजी उनके बेटे थे। शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र संभाजी थे और दूसरी पत्नी से राजा राम नाम का एक पुत्र था। उस समय राजा राम की उम्र मात्र 10 वर्ष थी। अतः मराठों ने संभाजी को राजा मान लिया। उस समय औरंगजेब राजा शिवाजी का देहांत देखकर अपनी पूरे भारत पर राज्य करने की अभिलाषा से अपनी 5 लाख सेना लेकर दक्षिण भारत जीतने निकला। औरंगजेब ने दक्षिण में आते ही आदिल शाही 2 दिनों में और कुतुब शाही एक ही दिनों में खत्म कर दी थी। पर राजा संभाजी के नेतृत्व में मराठाओं ने 9 साल युद्ध करते हुए अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखी। औरंगजेब के पुत्र शहजादा अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। संभाजी ने उसको अपने यहाँ शरण दी। औरंगजेब ने जब फिर जोरदार तरीके से संभाजी के खिलाफ आक्रमण करना शुरू किया, उसने अंततः 1689 में संभाजी के बीबी के सगे भाई यानी गड़ोजी सिरके की मुखबरी से संभाजी को मुकर्रर खां द्वारा बंदी बना लिया। जितने भी इतिहास में उदाहरण हैं, अपनों के द्वारा ही दगा किया गया है, तभी जाकर महान से महान व्यक्ति को तोड़ा गया है। यदि ये दगा ना किया गया होता तो हो सकता है कि हिस्ट्री आज कुछ और होती। औरंगजेब ने राजा संभाजी से बदसलूकी की और बुरा हाल करके मार दिया। अपनी राजा की औरंगजेब द्वारा की गई बदसलूकी और नृशंसता द्वारा मारा हुआ देखकर पूरा मराठा स्वराज क्रोधित हुआ। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से राजा राम के नेतृत्व में मुगलों से संघर्ष जारी रखा। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु हो गई। उसके बाद राजा राम की पत्नी ताराबाई 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका बनकर राज करती रही। हमारे यहाँ महिला सशक्तिकरण पहले से चलता आ रहा है और उसी के अनुसार ये भी एक उदाहरण है। आखिरकार 25 साल मराठा स्वराज के युद्ध लड़के थके हुए औरंगजेब की उसी छत्रपति शिवाजी के स्वराज्य में दफन हुए। शासन और व्यक्तित्व। शिवाजी को एक कुशल और प्रबुद्ध सम्राट के रूप में जाना जाता है। यद्यपि उनकी अपने बचपन में पारंपरिक शिक्षा कुछ खास नहीं मिली थी, पर वे भारतीय इतिहास और राजनीति से सुपरिचित थे। उन्होंने शुक्राचार्य तथा कौटिल्य को आदर्श मानकर कूटनीति का सहारा लेना कई बार उचित समझा था। अपने समकालीन मुगलों की तरह
वह भी निरंकुश शासक थे, अर्थात शासन की समूची बागडोर राजा के हाथ में ही थी। पर उनके प्रशासकीय कार्यों में मदद के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। इसमें मंत्रियों के प्रधान को पेशवा कहते थे, जो राजा के बाद सबसे प्रमुख हस्ती था। अमात्य वित्त और राजस्व के कार्यों को देखता था, तो मंत्री राजा की व्यक्तिगत दैनंदिनी का ख्याल रखता था। सचिव दफ्तरी काम करते थे, जिसमें शाही मुहर लगाना और संधि पत्रों का आलेख तैयार करना शामिल होते थे। सुमंत विदेश मंत्री था। सेना के प्रधान को सेनापति कहते थे। दान और धार्मिक मामलों के प्रमुख को पंडित राव कहते थे। न्यायाधीश न्यायिक मामलों का प्रधान था। ये अष्टप्रधान हुए। मराठा साम्राज्य 3 या 4 विभागों में विभक्त था। प्रत्येक प्रांत में एक सूबेदार था, जिसे प्रांतपति कहा जाता था। हर एक सूबेदार के पास भी एक अष्टप्रधान समिति होती थी। कुछ प्रांत केवल करदाता थे और प्रशासन के मामले में स्वतंत्र थे। न्याय व्यवस्था प्राचीन पद्धति पर आधारित थी। शुक्राचार्य, कौटिल्य और हिंदू धर्मशास्त्रों को आधार मानकर निर्णय दिया जाता था। गांव के पटेल फौजदारी मुकदमों की जांच करते थे। राज्य की आय का साधन भूमि से प्राप्त होने वाला कर था, पर चौथ और सरदेशमुखी से भी राजस्व वसूला जाता था। चौथ पड़ोसी राज्यों की सुरक्षा की गारंटी के लिए वसूले जाने वाला कर था। शिवाजी अपने को मराठों का सरदेशमुख कहते थे और इसी हैसियत से सरदेशमुखी कर वसूला जाता था। धार्मिक नीति। शिवाजी एक धर्मपरायण हिंदू शासक थे तथा वह धार्मिक सहिष्णु भी थे। उनके साम्राज्य में मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता थी। कई मस्जिदों के निर्माण के लिए शिवाजी ने अनुदान दिया। हिंदू पंडितों की तरह मुसलमान संतों ने और फकीरों को भी सम्मान प्राप्त था। उनकी सेना में मुसलमान सैनिक भी थे। शिवाजी हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देते थे। पारंपरिक हिंदू मूल्यों तथा शिक्षा पर बल दिया जाता था। अपने अभियानों का आरंभ वे प्रायः दशहरा के अवसर पर करते थे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है और अगला पार्ट हमारा किसी दूसरे महान शासक पर रहेगा, जो हो सकता है पृथ्वीराज चौहान या फिर अन्य कोई ऐसा व्यक्ति जैसे महाराणा प्रताप हो, या फिर दक्षिण से कोई व्यक्ति हो सकता है। तो देखते हैं अगली कड़ी में क्या रहेगा। इसी कड़ी में अगला पार्ट हमारा सीपीसीटी के एग्जाम को लेकर है। सीपीसीटी के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनका पेपर डाला जा रहा है रेगुलर, तो उसको देखें, बार बार देखें और तैयारी करें। 7 और 8 अगस्त को एग्जाम है। अगला पार्ट आपका अक्टूबर में है, फिर उसके बाद दिसंबर और फिर फरवरी मार्च में भी है। इस तरह से सीपीसीटी के लिए तैयार रहिए। सीपीसीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट, इसकी वैल्यू सभी गवर्नमेंट एग्जाम में है। आजकल जितने भी क्लरिकल एग्जाम होते हैं, एमपीएसआई, एएसआई है या फिर कोर्ट का है या हाई कोर्ट में है, आपको सभी जगह सीपीसीटी डिप्लोमा की जरूरत पड़ती है। इसलिए तैयार रहें, तैयारी करें। 52 मार्क्स का आपका कंप्यूटर आता है उसमें, और 5 या 6 नंबर का जीके आता है। उतना ही 5-6 नंबर की आपकी मैथ्स रीजनिंग आती है, और वैसे ही एक कंप्रिहेंशन आता है। तो टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 38 क्वेश्चन चाहिए आपको पास होने के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।